हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस खूबसूरत से चैनल पर उपाका नीट एजू पर। आज हम, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिख ही रहा होगा, आज हम एक बहुत ही प्यारा टॉपिक एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कवर करने वाले हैं। ला शुरू से लेके एंड तक बिल्कुल पूरा देखिएगा। बहुत ही बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत ही अच्छे से एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो सबसे पहले एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से पहले कुछ काम की चीज़ें, कुछ इससे लिंक होने वाली चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है, हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सेल्स। हेडिंग डालिए टाइप ऑफ सेल्स। आपको पता है कि दो टाइप की सेल्स होती हैं। दो टाइप की सेल्स होती हैं। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। एक होती है यूकैरियोटिक सेल। जैसे ही आपको वर्ड्स, आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं डेफिनेशन, आप वर्ड्स पे फोकस कीजिए। वर्ड्स बहुत कुछ डिफाइन करते हैं बायोलॉजी के अंदर, तो वर्ड को डिकोड करना जानिए। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रोकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव या पुराना, और यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। दोनों में कैरिया का न्यूक्लियस। कुछ डिफरेंसेस जानेंगे। प्रोकैरियोटिक, हमारे जो सेल्स होती हैं उस दो टाइप की होती है। एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होती है प्रिमिटिव सेल और सिंपल सेल। प्रिमिटिव सेल एंड सिंपल सेल। ऐसे यूकैरियोटिक सेल होती है एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स सेल होती है। और इनके बीच में डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो मल्टी सेलुलर होती हैं। यूनिसेलुलर का मतलब इनके अंदर जो फंक्शन होते हैं वो एक ही सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। प्रोकैरियोट के अंदर लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सीक्रेशन, एक ही सेल बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, इसलिए इनको सिंपल सेल बोला जाता है। बल्कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग अलग सेल्स होती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स। इसलिए बोला जाता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स। एक एक सेल हर फंक्शन नहीं करती, अलग सेल के लिए, अलग फंक्शन के लिए अलग सेल्स है, इसलिए बोला जाता है इनको यूकैरियोटिक सेल्स को मल्टी सेलुलर। और देखिए इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के लिए। वहीं यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल और प्लांट दोनों में। और ऐसे ही प्रोकैरियोट्स के अंदर ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। इसी यहाँ पर लिख दें, नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट। वहीं यूकैरियोट में देखें तो यूकैरियोट्स में
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड्स ऑर्गेनल्स कौन कौन से इसमें देखो, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो, लेकिन और मैं इसको टेलीग्राम के चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। और वही इनका एग्जाम्पल हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल्स का बैक्टीरिया, जो जितने बैक्टीरिया होते हैं लाइक एनारोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक और साइनोबैक्टीरिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं। वही यूकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हो जाए जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। ये सारे यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल है। वह फिर से देखो, जो सेल्स होती है हमारी बॉडी के अंदर, सेल्स जो पहले सेल्स आई थी, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, वो प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, बहुत पहले जब लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुई तो पहली बार प्रोकैरियोटिक सेल अपीयर हुई थी। और ये बहुत सिंपल होते हैं, यूनिसेलुलर होती है। यूनिसेलुलर होने के कारण इनकी एक सेल कई सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकती है। लाइक एक सेल डाइजेशन भी कर सकती है, सीक्रेशन भी कर सकती है, एक्सक्रीशन भी कर सकती है, रेस्पिरेशन भी कर सकती है। लेकिन वही यूकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं। यूकैरियोटिक सेल मल्टी सेलर होती है, अलग अलग फंक्शंस के लिए अलग सेल परफॉर्म करती है, ठीक है। वही प्रोकैरियोट्स में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होता है, इनका न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है तो वेल डिफाइंड नहीं होता। वही यूकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इनका जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है। वही प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं पाए जाते, लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एटसेट्रा। वही यूकैरियोट सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल पाए जाते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। इनके एग्जाम्पल है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया में एरोबिक, एनारोबिक आ गई, वो जितनी बैक्टीरिया वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। वही यूकैरियोट्स में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई। अब साइंटिस्ट ने देखा प्रोकैरियोट्स जब लाइफ इवॉल्व हुई थी तो प्रोकैरियोट्स के अंदर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। तो ऐसी क्या वो चीज़ हुई यूकैरियोट्स के अंदर कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आ गए, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आ गए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एटसेट्रा। ऐसी क्या चीज़ हुई यूकैरियोट्स के अंदर कि ये ऑर्गेनल्स आ गए? तो साइंटिस्ट ने ये पाया कि ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स इवोल्व कैसे हुए यूकैरियोटिक सेल के अंदर अचानक से। हाउ डिड सच कॉम्प्लेक्स organelles suddenly appear in यूकैरियोटिक सेल। साइंटिस्ट ने देखा कि जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, लाइफ इवॉल्व होना स्टार्ट हुई थी, जब सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे कोई ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट है, लाइक क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो यूकैरियोटिक सेल में कहाँ से आ गई? इसी आंसर का जवाब देने के लिए, इसी
इसी आंसर का जवाब आया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। इसी आंसर का जवाब आया, आंसर केम फ्रॉम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इसी आंसर का जवाब है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी से। अब देखो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी के बारे में। अब यहाँ तक पहले टाइप ऑफ सेल कितनी, दो टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक्स यूनिसेलुलर होती है, ये मल्टीसेलुलर होती है यूकैरियोट्स, और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता प्रोकैरियोट्स में, और उनमें होता है यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रेजेंट। इसी सवाल का जवाब देने के लिए कि कैसे आए, इसी सवाल का जवाब दिया एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब हम स्टार्ट करेंगे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो हेडिंग डालो, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, तो अब हेडिंग डालो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। जब आप बायोलॉजी में ऐसे वर्ड्स पढ़ते हो, खुद बायोलॉजी पढ़ते हो, तो वर्ड्स पे ज़्यादा फोकस करा करो, वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करा करो। वर्ड्स बहुत कुछ बताते हैं। तो आइए हम इस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। क्या है ये, किसने प्रपोज करी थी ये, क्या बताया इसने, और ये सब पढ़ेंगे अपन, ठीक है, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में। तो आइए इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एंडो दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। एक एंडोसिम्बायोटिक दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है, एक होती है एंडो, एक होती है सिम्बायोटिक। तो यहाँ पर एंडो का क्या मतलब है, तो यहाँ पर एंडो का मतलब है इनसाइड और विदिन, किसी के अंदर होना, इनसाइड या विदिन। इसका ग्रीक वर्ड में से एंडो बोलती है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है एंडो। ऐसे ही सिम्बायोटिक क्या क्या मतलब है, सिम्बायोटिक का मतलब है लिविंग टुगेदर। लिविंग टुगेदर मतलब कि किसी भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है और साथ में दोनों इवॉल्व होते हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, उसे बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी यही बताती है कि किसी ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एक दूसरे के लिए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए एक साथ इवॉल्व होना एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताती है। तो इसका मतलब है वन ऑर्गेनिज्म living inside another organism, one organism living inside another organism and evolving together for mutual benefits, ये बहुत बताती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब ये बताती है ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनल थे जो पहले, ये बताती है कि कुछ ऑर्गेनल्स थे या फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो पहले फ्री लिविंग थे, लेकिन बाद में क्या एनारोबिक बैक्टीरिया ने उन्हें, कोई प्रोकैरियोटिक सेल ने उन्हें खाया, तो उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर चले गए और डाइजेस्ट होने की बजाय वो को इवॉल्व हो गए एक साथ दोनों।
दोनों अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए को इवोल्व हो गए और उन ऑर्गेनल्स को बोला माइटोकॉन्ड्रिया और बाद में वो इवोल्व हो गए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ये बताती है कि एक थे प्रोकैरियोटिक सेल, एक थे एरोबिक बैक्टीरिया और ये साइनोबैक्टीरिया। कुछ थे एरोबिक बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया थे जो है ना पहले फ्री लिविंग थे, एटमॉस्फेयर में फ्री लिविंग में पाए जाते थे। लेकिन बाद में क्या, जब प्रोकैरियोटिक सेल को भूख लगती थी तो इनको खाना स्टार्ट किया तब इन्होंने खाना, तो प्रोकैरियोटिक सेल ने इनको डाइजेस्ट नहीं किया। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स और ये जो एरोबिक बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में इवोल्व हुई, ये एक साथ इवोल्व होना स्टार्ट हो गए म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। अब क्या म्यूचुअल बेनिफिट था वो आगे देखेंगे इसमें, तो आइए पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, इट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ सम, हेडिंग डालिए, ओरिजिन ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स in eukaryotic cells, in eukaryotic cells। कौन से वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स थे, कौन से वो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स थे? वो थे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट तो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताती है कि कुछ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल थे जो पहले फ्री लिविंग थे, बाद में यूकैरियोटिक सेल में कन्वर्ट हो गए। मतलब ओरिजिन ऑफ सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल जो आज के टाइम पे यूकैरियोटिक सेल थे वो पहले फ्री लिविंग बैक्टीरियाज थे। तो ये बताती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। तो ये लिख लेते हैं इस चीज़ को कि क्या दीज ऑर्गेनल जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट थे, दीज ऑर्गेनल्स आर वंस फ्री लिविंग बैक्टीरिया that entered into a symbiotic relationship inside another primitive cell, another primitive cell, and eventually became permanent part of cell। तो ये बताती है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। आइए पूरे पते एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी एक्सप्लेन करती है जो आज के टाइम पे यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो किसी टाइम के ऊपर फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो 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 पहले प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एंट्री की और साथ में प्रोकैरियोटिक सेल के साथ साथ में उसके अंदर डाइजेस्ट होने की वजह को इवोल्व हो गए, एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट मिला एक दूसरे को। और इन्होंने जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया थे जो बाद में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो गए, इन वो फिर वो डिपेंडेंट हो गए उसके ऊपर, किसके ऊपर, उस सेल के ऊपर। और बाद में दोनों हो गए किस में कन्वर्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो अब आगे हम यही पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना और क्लोरोप्लास्ट कैसे बना। उससे पहले एक छोटी सी हेडिंग डालो, इस जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी वो किसने प्रपोज की।
छोटी सी हेडिंग डालो, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी प्रपोज्ड बाय। तो एक साइंटिस्ट थी, एक लेडी साइंटिस्ट थी, लिन मार्गुलिस। लिन मार्गुलिस एक ये लेडी साइंटिस्ट थी, लिन मार्गुलिस। तो इन्होंने ये प्रपोज की थी 1967 में। 1967 इन्होंने बताया था जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इन्होंने बताया जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो तो एरोबिक बैक्टीरिया से इवोल्व हुए, और जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया से इवोल्व हुए हैं। ठीक है, तो लिखो माइटोकॉन्ड्रिया वर इवोल्व्ड फ्रॉम एरोबिक बैक्टीरिया, और जो क्लोरोप्लास्ट थे वर इवोल्व्ड फ्रॉम फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया। तो ये थी एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ने बताया कि एंडोसिम्बायोटिक एक्सप्लेन करती है कि आज के टाइम की जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो किसी टाइम के अंदर फ्री लिविंग बैक्टीरिया हुआ करते थे। वो बैक्टीरिया कन्वर्ट हो गए बाद में किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट हो गए अब वो हम आके देखेंगे। और जो एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी थी ये प्रपोज की थी लिन मार्गुलिस। ये जो लिन मार्गुलिस थी ये एक अमेरिकन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थी, अमेरिकन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ये एक अमेरिकन इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थी। अब थोड़ा सा एक बार हिस्ट्री की तरफ जाते हैं अपन। जिस टाइम पर इवोल्यूशन हो रहा था, ये एरोबिक बैक्टीरिया कैसे बने और साइनोबैक्टीरिया कैसे इवोल्व हुए, ठीक है।